मटेरियल जो अपने से होकर के क्या होने देना है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है एक एंड से दूसरे एंड तक। इलेक्ट्रिक करंट के पास करने का मतलब क्या हुआ, चार्ज को अलाउ करता है एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करने के लिए। और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, वो चार्ज को अलाउ नहीं करता है अपने से फ्लो होने के लिए। तो अगर मान लो कि अपने पास दो तरह का मटेरियल है, एक मटेरियल है कंडक्टर, एक मटेरियल है कंडक्टर और एक मटेरियल है इंसुलेटर। तो अगर थ्री डायमेंशनल किसी भी ऑब्जेक्ट में बात किया जाए कंडक्टर का और इंसुलेटर का, तो मान लीजिए कि एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, एक सॉलिड सिलेंडर है जो कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ सॉलिड सिलेंडर है। और इधर एक सॉलिड सिलेंडर है आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ सॉलिड सिलेंडर है। आप बताइए कि जो हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास चार्ज करने के, अगर उनमें से किसी भी तरीका से, अगर उनमें से किसी भी तरीका से क्या किया जाए, इसको चार्ज कर दिया जाए, तो चार्ज करेंगे तो क्या होगा भाई, इसके हर एक जगह पर चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। ठीक है, क्या होगा, इसके हर एक जगह पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है आप लोगों तक? माइक की आवाज आ रही है, साउंड की? दोनों आ रही है? माइक की आवाज थोड़ी आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हेलो हेलो हेलो। अब ठीक है, चलो देखो। तो क्या बोले कि किसी भी तरह से अगर इस बॉडी को क्या किया दिया है, चार्ज कर दिया जाए, तो चार्ज करने के बाद ये बताइए कि किसी भी एटम के अंदर में, इसमें जो मैंने पूरा इस बॉडी को चार्ज कर दिया है, इसमें चार्जिंग रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, क्यों? कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब रिपेल करेगा तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? कि ये मटेरियल जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल है और ये अपने से होकर के चार्ज के फ्लो को क्या करता है, अलाउ करता है। तो चार्ज फ्लो करने लगेगा और कुछ समय के बाद होगा क्या, कि इसका पूरा चार्ज खाली होकर के, बीच का पूरा चार्ज खाली होकर के कहाँ आ जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पर। बीच का सारा चार्ज खाली होकर के कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पर। लेकिन देखिएगा कि जब अंदर से चार्ज खाली हो रहा है, इसका एकमात्र ये कारण है ये कि ये जो बॉडी है वो कैसा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है। ये चार्ज को फ्लो को अलाउ किया और रिपल्सन के कारण ये यहाँ से क्या होते गए, रिपेल होकर के बाहर आते गए। और बाहर आते समय जब सरफेस पर आ गए, तो सरफेस के बाद तो अब कोई कंडक्टिंग लेयर है नहीं जो यहाँ से ये चार्ज भागेगा, तो ये क्या होगा, सरफेस पर आकर के पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, जमा हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो कि अगर इस इंसुलेटर को हम किसी तरह से चार्ज कर दिए, तो क्या इसमें भी वो कहानी हो पाएगी, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सरफेस पर आ पाएंगे? इसमें नहीं आ पाएंगे। क्यों? कि ये भाई एक ऐसा मटेरियल है जो अपने से होकर के चार्ज के फ्लो को क्या करता है, अलाउ ही नहीं करता है कि चार्ज मेरे से होकर के फ्लो करे। तो रिपल्सन तो होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेगा ही करेगा। लेकिन चूंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में चार्ज क्या करेगा, कंडक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं हो पाएगा। और कुछ समय के बाद भी जो इसकी स्थिति रहेगी, वो स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी हुई रहेगी। ये स्थिति कुछ समय के बाद भी क्या रहेगी, ऐसी की ऐसी ही बनी हुई रहेगी। इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन ये जो कंडक्टिंग मटेरियल था, इसमें क्या हुआ, चार्ज का फ्लो अलाउ हुआ। और जब चार्ज का फ्लो अलाउ हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होते गए। और चार्ज सेपरेट होते होते फाइनल कंडीशन क्या बना, कि सारा चार्ज इसके सरफेस पर आकर के जमा हो गया। ये दोनों चीज जो था, ये सॉलिड सिलेंडर था। ये क्या था, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, ये भी क्या था तुम्हारा, सॉलिड सिलेंडर था। लेकिन इस दोनों में एक अंतर था, क्या? कि एक कंडक्टिंग था और एक क्या था, इंसुलेटिंग। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, दूसरा चीज ये देखो कि अगर ये सॉलिड सिलेंडर नहीं रहता, अगर ये कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर रहता, कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर, अगर ये कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर रहता, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है भाई, बीच का पोर्शन खाली रहता है। तो जब बीच का पोर्शन खाली रहेगा, तो आप बताइए कि हॉलो सिलेंडर में
ये जो है तो जो चार्ज रहेगा वो केवल सरफेस पर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों कि बीच में तो कोई मटेरियल ही नहीं है, और चार्ज को रखने के लिए मटेरियल का होना बहुत जरूरी है, क्यों कि एटम रहेगा, मटेरियल रहेगा, जब भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब भी तो चार्ज बनेगा। तो जब बीच में खाली जगह है, ये हॉलो सिलेंडर है, तो जहां मटेरियल मीडियम है वहीं पर चार्ज रहेगा, मतलब इसमें भी कहाँ चार्ज रहेगा, सरफेस पर ही। और अगर ये इंसुलेटिंग भी हॉलो सिलेंडर है, अगर इंसुलेटिंग हॉलो सिलेंडर भी है, तो इंसुलेटिंग हॉलो सिलेंडर में भी क्या रहेगा, इंसुलेटिंग हॉलो सिलेंडर में भी क्या रहेगा भाई, कि इंसुलेटिंग हॉलो सिलेंडर में भी बीच में कोई मटेरियल मीडियम नहीं रहेगा, और इसका भी चार्ज कहाँ पर रहेगा, सरफेस पर ही इसका भी चार्ज रहेगा, क्योंकि बीच में कोई मटेरियल नहीं है, तो चार्ज सरफेस में रहेगा। तो हॉलो कंडीशन में देख रहे हैं कि चाहे कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग हो, दोनों कंडीशन में चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर। लेकिन सॉलिड के केस में हम लोग देख रहे हैं क्या, कि जो अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का सारा चार्ज हमेशा कहाँ पर रहेगा, सरफेस पर। लेकिन अगर सॉलिड इंसुलेटर है तो उसमें पूरा चार्ज क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, क्योंकि ये खुद से होकर के चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो हम तीन केस ऐसा देख पा रहे हैं जिसमें चार्ज सरफेस पर है, एक कंडक्टिंग सॉलिड मटेरियल के लिए, और कंडक्टिंग हॉलो मटेरियल के लिए, इंसुलेटिंग हॉलो मटेरियल के लिए। इस तीनों ही केस में क्या हो रहा है कि जो चार्ज है वो कहाँ पर रहेगा, सरफेस पर। आप हमेशा याद रखिएगा कि, ठीक ना, आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑन चार्ज ऑन सॉलिड जो होता है, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर लाइज ऑन इट्स सरफेस। कहाँ पर होता है, इसके सरफेस पर होता है। क्यों कि हम चार्ज कर देंगे लेकिन थोड़ा देर जैसे ही छोड़ेंगे सारा चार्ज रिपेल होके ट्रांसफर होके कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। तो ये तीन केस है जिसमें चार्ज सरफेस पर है, और एक चौथा केस है जिसमें चार्ज पूरा का पूरा बॉडी पर है, ये सरफेस पर नहीं है। आपको याद होगा कि लास्ट दिन हम लोगों ने तीन चीज और पढ़ा था। इस तीन चीज में एक था क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था भाई, लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, क्यू बाई एल। एक हम लोग पढ़े थे क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पढ़े थे, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या पढ़े थे, क्यू बाई ए एरिया। और एक पढ़े थे हम लोग क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। एक पढ़े थे क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, जिस रो के बारे में क्या पढ़े थे, क्यू अपॉन वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा बोलते हैं, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इतना चीज पढ़े थे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़े थे क्या, फ्लक्स के बारे में क्या पढ़े थे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। इतना पढ़े थे। और एक चीज क्या पढ़े थे कि गॉस लॉ कहता है क्या, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है क्या कि जो फ्लक्स फाई होता है ये क्यू इनसाइड और बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ ये कहता है। अगला बात क्या पढ़े थे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। जैसे इस घर में आप बंद हैं तो छत का एरिया कोई पूछे तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, फर्श का एरिया कोई पूछे तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ नीचे, इस दीवार का परपेंडिकुलर बाहर, उस दीवार का परपेंडिकुलर बाहर। इतना चीज बताए थे। गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे क्या, गसियन सरफेस। और गसियन सरफेस के बारे में आपको 4 पॉइंट मैंने याद करवाया था क्या, कि एक इमेजिनरी सरफेस है जो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इतना बात बताए थे। इसी सारे चीजों को जानकारी लेकर के आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, देखो सरफेस पे चार्ज का हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो ड्यू टू, पहला में आप ले सकते हैं क्या, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। दूसरा आप ले सकते हैं क्या, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर,
हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। तीसरा आप क्या ला सकते हैं? तीसरा आप ले सकते हैं क्या? हॉलो इंसुलेटिंग, हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये तीन चीज, इस तीनों चीज में कॉमन क्या है? तो इस तीनों चीज में कॉमन ये है कि जो चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है? चार्ज लाइज ऑन सरफेस। इसमें चार्ज कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण? सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर या फिर हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर, तीनों का एक ही केस आएगा। ठीक है। ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये कितने लेंथ का होगा? इनफाइनाइट लेंथ का होगा। तीनों के लिए एक ही केस हम लोग डिस्कस करेंगे, तीनों में से कोई आए, कहानी वही होगी। अब कहानी को एक एक करके सीखना शुरू करो। देखो अपने पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो एक सिलेंडर जो दिया हुआ है अपने पास, वो सिलेंडर मान लो कुछ ऐसा है जो इनफाइनाइट लेंथ का है। सिलेंडर है कुछ ऐसा जो इनफाइनाइट लेंथ का है। अब देखिएगा कि ये सिलेंडर है अपना, ये सिलेंडर कितने लेंथ का है भाई? इनफाइनाइट लेंथ का है। मतलब अगर बात किया जाए इस सिलेंडर का, तो ये सिलेंडर आगे के तरफ भी इनफाइनाइट तक गया हुआ है, और ये सिलेंडर पीछे के तरफ भी जो है सो कहाँ तक गया हुआ है? इनफाइनाइट तक गया है। ये है अपना क्या? सिलेंडर जो इनफाइनाइट लेंथ का है। और अगर इसको हम बोल दें कि ये सिलेंडर का एक्सिस है जो इसके ठीक बीच से होकर के पास करता है, और चूंकि ये इनफाइनाइट सिलेंडर है तो इधर प्लस इन्फिनेटिव से लेकर के कहाँ तक गया होगा? माइनस इन्फिनेटिव तक। ठीक है। ये चार्ज है, तो चार्ज है तो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग रहे, चाहे हॉलो कंडक्टिंग रहे, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग रहे, सारे केस में जो चार्ज लाई करेंगे वो चार्ज कहाँ पर लाई करेंगे? इसके सरफेस पर। चार्ज कहाँ पर लाई करेगा? इसके सरफेस पर। तो देखो इसके सरफेस पर चार्ज है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इस पे कितना चार्ज है जो हमको पता नहीं है, लेकिन चार्ज है इसके सरफेस पर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमको पता है। अब बताइए कि जब सरफेस पर चार्ज होता था तो हम लोग जिस टर्म का यूज करते थे वो क्या करते थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो हमारे पास जो दिया हुआ है इसमें क्या सब दिया हुआ है? ये देखिए, ये दिया हुआ रहेगा कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, ठीक ना, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, ये दो चीज आपको दिया हुआ रहेगा कि यूनिट लेंथ में। क्योंकि सोचो कि इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, तो इनफाइनाइट लेंथ पे हम चार्ज कैलकुलेट करने लगेंगे फिर तो हो गया काम खत्म अपना, हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है ये तो हम निकाल सकते हैं, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि तुमको एक बहुत बड़ा रस्सी नापना होता है, तो तुम क्या करते हो? सबको हाथ से नाप लेते हो क्या? एक बार नापते हो, मोड़ के पता कर लेते हो कितना बड़ा हो, यही ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है ये हमारे पास मेंशन रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? बात अपने पास है क्या? तो अपने पास है क्या कि लेट एन इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, हैविंग हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किस चीज से डिनोट करता है? सिग्मा से। हमने क्या माना कि एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? सिग्मा। हमको उसके अलावा और कुछ नहीं पता। अब देखिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपके पास तीन रीजन है, एक इस सरफेस के अंदर, दूसरा बनेगा इस सरफेस पर, और तीसरा कहानी बनेगा इस सरफेस से बाहर। इस तीन केस को हम लोगों को क्या करना है? एक एक करके डील करना है। तो पहला केस लेकर के चलते हैं हम लोग कहाँ? सरफेस के अंदर, ठीक ना। तो जब हम लोग बात करेंगे सरफेस के अंदर में, अब इसमें हम लोग केस वन में क्या ले रहे हैं कि जो केस वन ले रहे हैं उस केस वन में है क्या? इनसाइड द सरफेस। अब देखो कि इनसाइड द सरफेस अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, इनसाइड द सरफेस एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस मतलब इसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा
और उस पॉइंट पर हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। आप ये बात बताइए कि ये है इसका एक्सिस, और इसके एक्सिस से इसके अंदर अगर हम एक स्मॉल आर डिस्टेंस लेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट पी, तो इसी पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जिसका लेंथ कितना है, आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या, तो गसियन सरफेस का सिलेक्शन करना। अब गसियन सरफेस के बारे में, इमेजिनरी सरफेस है, चलो मान लिए, क्लोज सरफेस है, ये भी समझ में आता है, सिमेट्रिक होना चाहिए, अगला कंडीशन है। तो सिलेंडर के सिमेट्रिक तो सिलेंडर ही होगा, सिलेंडर के सिमेट्रिक क्या होगा, सिलेंडर ही होगा। कॉपी को ऐसे मोड़ दो गोल, हर एक पेज को अगर एक सिलेंडर मानो तो अगला पेज उसके सिमेट्रिक सिलेंडर है, अगला पेज उसके भी सिमेट्रिक सिलेंडर है। तो सिलेंडर के सिमेट्रिक क्या होगा, सिलेंडर ही। अगर बीच में कोई क्यूबॉइड डाल दे तो सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं होगा। बीच में कोई रेक्टेंगुलर शीट डाल दे तो सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं होगा। तो सिलेंडर के अबाउट जब सिमेट्रिक ही होगा भाई, तो अपन को जो गसियन सरफेस मानना पड़ेगा, वो गसियन सरफेस एक सिलेंडर ही मानना पड़ेगा। गसियन सरफेस क्या मानना पड़ेगा, एक सिलेंडर ही मानना पड़ेगा। तो ये सिलेंडर के बारे में जो देख रहे हैं, तो ये सिलेंडर जो है अपना गसियन सरफेस है। अब ये गसियन सरफेस सिलेंडर है चूंकि, तो ये हमको दिख रहा है कि ये चारों तरफ से बंद भी है, चारों तरफ से बंद भी है, एक इमेजिनरी सरफेस है, सिमेट्रिक भी है, सिलेंडर के सिमेट्रिक सिलेंडर। और अच्छी बात ये है कि उस पॉइंट से भी पास कर रही है जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई हमने किया क्या, हमने किया क्या, एक गसियन सरफेस माना, ठीक ना, एक गसियन सरफेस माना। लेट अ सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस, लेट अ सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस, हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस माना है। और इस गसियन सरफेस के बारे में क्या दिया हुआ है, हैविंग लेंथ एल एंड रेडियस जो इसका होगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। मैंने क्या किया है, एक गसियन सरफेस माना है, जिस गसियन सरफेस का लेंथ जो तुमको दिया हुआ है, ये वाला यहां से यहां तक का पोजीशन, ये कितना दे रखा है, एल। और इसका जो रेडियस होगा वो तो यही रेडियस के बराबर में हो जाएगा ना, आर, यही रेडियस के बराबर में हो जाएगा, स्मॉल आर। तो एक गसियन सरफेस माना है जिसका लेंथ कितना है, एल, और रेडियस कितना है, आर। अब देखो एरिया वेक्टर लेने का, तो एरिया वेक्टर में हमेशा क्या याद रखना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। अब तुम इस गसियन सरफेस वाले सिलेंडर के अंदर बैठ जाओ, और बैठ जाओ, और इस छत वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला गोल पोर्शन, फ्लैट पोर्शन, उसका एरिया वेक्टर देखो तो परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। तो छत का एरिया परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कैसा होगा, ये मान लो अगर तुम डीएस लोगे तो इस डीएस का डायरेक्शन परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ कुछ ऐसा होगा। छोटा सा एरिया अगर डीएस लिए तो डीएस का डायरेक्शन परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ ऐसा होगा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में आकर के मिलता है। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। आप बताइए कि इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, पहला वाला सरफेस के लिए। दूसरा वाला सरफेस आप देखिए कि इस पर अगर आप एरिया वेक्टर लेंगे तो परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो फर्श पर जब तुम एरिया वेक्टर लोगे तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगा, इसके अंदर बैठ जाओगे तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये होगा तुम्हारा डीएस। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, बाहर की तरफ। अभी भी देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। दो सरफेस हो गया, सिलेंडर का दो सरफेस हो गया, ऊपर नीचे का फ्लैट सरफेस। अब तीसरा सरफेस बच रहा है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में जब तुम बैठोगे, हम गोल सिलेंडर में बैठ जाएं, तो सामने वाले दीवार से एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ लेना है। तो जब परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ लेंगे, तो अगर यहाँ पर सरफेस पर बात करें तो यहाँ पर भी डीएस किधर होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही पॉजिटिव के कारण किधर, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। देखो ऐसा सिलेंडर रहेगा तो यहाँ पे एरिया भी ऐसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा, यहाँ पे एरिया ऐसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा, यहाँ पर एरिया इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो भाई जब सेम है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर यहाँ थीटा बराबर देखे तो कितना, 0 डिग्री। दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन मतलब थीटा कितना। कितने लोगों के मन में आ रहा होगा अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज होता तो डीएस का डायरेक्शन तो वही है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार तुम्हारा क्या होता, अंदर की तरफ।
तब थीटा बराबर कितना होता, 180 डिग्री। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना होता, 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। -1 केवल नेगेटिव फ्लक्स दिखाता। आप बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। अब भाई तीनों सरफेस का काम हो गया। अब तीनों सरफेस के कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला देखे हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मैंने तुमको क्या फॉर्मूला दिखाया है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। जो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा भी लिखते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए कि फ्लक्स हम लोग निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं क्या कि जो पहले सरफेस, जो इसमें आपका 3 सरफेस है, इस तीनों सरफेस में मैं नामकरण अगर कर लूं हर एक सरफेस का, तो इस सरफेस का नाम मैं रख लेता हूं पहला सरफेस, इसका नाम मैं रख लेता हूं दूसरा सरफेस, और इस कर्व सरफेस का नाम मैं रख लेता हूं क्या, तीसरा सरफेस। अब हर सरफेस के कारण हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो मान लीजिए क्या कि मान लीजिए क्या कि लेट द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, लेट द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा इसको मान लीजिए क्या कि ये होगा कितना, φ1। तो भाई φ1 जो लिखोगे, जो φ1 लिखोगे वो कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। और ई डॉट डी एस का मतलब मैं क्या बोला हूं, ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस तो ठीक है, थीटा कितना लें, तो पहले सरफेस के कारण थीटा का वैल्यू कितना है देख लो, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो जब भाई यहाँ पर 90 डिग्री वैल्यू डालोगे कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। और 0 से जब ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फ्लक्स 1 कितना निकल के आएगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। मान लीजिए कि दूसरे सरफेस के कारण जो फ्लक्स है, लेट द फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस, जो दूसरा सरफेस है आपका, इस दूसरे सरफेस के कारण जो फ्लक्स है वो कितना है, φ2। आप ये बताइए कि जो φ2 लिखिएगा वो भी कितना लिखिएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट कितना, ds। ई डॉट ds का मतलब कितना हो गया, इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा। अब देखो दूसरे सरफेस के कारण फिर से थीटा कितना लिखोगे, तो दूसरे सरफेस के कारण देखो दूसरा सरफेस ये वाला है, नीचे वाला फर्श, और नीचे वाले फर्श के कारण भी थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो भाई दूसरे फर्श के कारण भी जब थीटा का वैल्यू तुम 90 डिग्री डालोगे तो फिर से ये 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मान लो कि जो तीसरा सरफेस है, लेट द फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, जो आपका थर्ड सरफेस है, इस थर्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स है वो है कितना, φ3। तो आप ये बताइए कि φ3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखिएगा कि नहीं। ई डॉट डी एस को ये बताइए कि इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा लिखिएगा कि नहीं। तो ई डी एस कॉस तक ठीक है। थीटा का वैल्यू देखो कितना है तीसरे सरफेस के लिए, थीटा का वैल्यू देखो, तीसरा सरफेस ये कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस के लिए थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री है भाई, तो ये बताओ कि यहाँ पर कॉस 0 डिग्री रखेंगे और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। तीनों सरफेस के कारण फ्लक्स निकाल लिए। अब बताइए कि हमारे गसियन सरफेस में 3 सरफेस के अलावा कोई चौथा सरफेस भी है क्या, नहीं है। तो अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, हर एक को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। तो जब सिंपली ऐड करेंगे बेटा, तो टोटल फ्लक्स के लिए जब हम लोगों को बात करना है, जब टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग बात करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए जब हम लोग बात करेंगे, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो अगर बात किया जाए टोटल फ्लक्स का, अगर बात किया जाए टोटल फ्लक्स का, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब देख लो तुम्हारा φ1 का वैल्यू कितना आया है, φ2 का कितना, और φ3 का कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस, ये तो आया है। पीछे देखिए, φ1 0, φ2 0, φ3 इंटीग्रेशन ई डी एस। अब ये सारे को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका जो फाई निकल के आएगा, फाई निकल के कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस। ये टोटल फ्लक्स निकल, है ना।
अब गॉस लॉ क्या कहता है? अब गॉस लॉ कहता है ये, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये बात है क्या कि गॉस लॉ क्या कहता है भाई? गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है फाई, ये फाई इक्वल टू कितना होता है? क्यू इनसाइड बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स के बारे में ये कह रहा है कि ईडीएस के बराबर में होता है। तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी कह रहा है कि फ्लक्स इतना होता है और ये भी हम निकालें कि फ्लक्स इतना होता है। तो दोनों फ्लक्स है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंटीग्रेशन ईडीएस है वो इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में है। बराबर में है कि नहीं है? अब देखिए एक अगला चीज कि टॉप वाले सरफेस के कारण कोई फ्लक्स नहीं है, जीरो। बॉटम वाले सरफेस के कारण कोई फ्लक्स नहीं है। जो फ्लक्स है वो कर्व सरफेस के कारण है। जो फ्लक्स है वो किसके कारण है? कर्व सरफेस के कारण, क्योंकि पहले के कारण φ1 0 आया है, φ2 0 आया है। तो जो भी फ्लक्स है वो थर्ड सरफेस के कारण ही है। अब तुम एक बात बताओ कि सिमेट्रिक रहने के कारण इस सरफेस का इस पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। कहीं भी बात करिए, यहाँ भी आर, 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 तो हर जगह इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, है ना? डिस्टेंस फिक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या? फिक्स। तो अब देखिए कि हम लोग देख क्या पा रहे हैं, हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि ईच पॉइंट ऑन द, यहाँ पर क्या है कि ईच पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस, ईच पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस जो है, ईच पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस जो है वो क्या है? इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से हमेशा क्या रह रहा है? इक्वल डिस्टेंस पे रह रहा है। चार्ज से हमेशा क्या रह रहा है? इक्वल डिस्टेंस पे रह रहा है। हेंस, हेंस एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस, ऑन द गसियन सरफेस जो होगा वो क्या होगा? एट ईच पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस the value of electric field intensity, the value of E remains same। हर एक जगह पर क्या रहेगा? E का वैल्यू एक जैसा रहेगा एंड हेंस ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा एंड हेंस E इज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कि गसियन सरफेस का चार्ज से हमेशा डिस्टेंस क्या है? एक जैसा। सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर का एक्सेस से हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और इक्वल डिस्टेंस का मतलब मैंने क्या बोला है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस बराबर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या? बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब ई क्या है? कांस्टेंट है। और हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो जब दोस्त ई कांस्टेंट हो गया तो ई बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा कितना? ई टाइम्स इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखो कि क्यू इनसाइड पता चल जाए और इंटीग्रेशन डीएस पता चल जाए तो ये निकाल लेंगे। ये दो चीज हमको क्या करना है? निकालना है। आप एक बात बताइए कि ये जो डीएस है, ये डीएस है क्या? तो डीएस है गसियन सरफेस का छोटा सा एलिमेंट। और ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट हम पूरे गसियन सरफेस पे तोड़ सकते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट तोड़ सकते हैं। फिर सारे एलिमेंट को जब हम एक जगह इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा गसियन सरफेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले को नहीं ले रहे हैं, नीचे वाले को नहीं ले रहे हैं, अब खाली कर्व वाले को बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन डीएस है आपका, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन डीएस है आपका, वो इंटीग्रेशन डीएस जो है वो इक्वल टू है किस चीज के बराबर में? वो इक्वल टू है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गसियन सरफेस। ये क्या है कि गसियन सरफेस के कर्व सरफेस एरिया के बराबर में है। और गसियन सरफेस सिलेंडर है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRH, है ना? गसियन सरफेस का कितना होता है? सिलेंडर का क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन डीएस जो है
ये 2 पाई, इसका रेडियस r है और लेंथ कितना माने थे, l माने थे लेंथ। देख लो इसका लेंथ कितना माने थे, l माने थे, मतलब इसका हाइट कितना है, l है। तो भाई ये बताओ कि अगर हम गसियन सरफेस के इंटीग्रेशन ds का बात करें तो ये 2 पाई RL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब गसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है ये हमको पता नहीं है। आप बताइए कि गसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज है वो कोई चार्ज है कि नहीं है, आप बताइए। सारे चार्ज तो सरफेस पर है और हम लोग सरफेस के अंदर में हैं। तो क्या अंदर में कोई चार्ज है, अंदर में तो कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब अगर हम बात करें क्यू इनसाइड का, तो क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस देयर इज नो चार्ज अंडर द गसियन सरफेस, इसका मतलब ये हुआ क्या कि सिंस देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गसियन सरफेस, गसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं है, गसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो क्यू इनसाइड का वैल्यू है वो कितना है, 0 है। अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। हम लोग सरफेस के अंदर हैं, चार्ज कह रहा है कि दीवार पे है, तो अंदर कोई है क्या, नहीं है, अंदर कोई नहीं है। तो जब अंदर चार्ज नहीं है भाई, तो तुम क्या करो, अब इस वैल्यू को क्या करो कि पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ds एंड q इनसाइड, इंटीग्रेशन ds को और q इनसाइड को इक्वेशन 1 में क्या करो, इस वैल्यू को पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है अपना, अपना इक्वेशन है ये कि इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू q इनसाइड, इक्वल टू कितना है, q इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें सबका वैल्यू जब पुट करेंगे तो सबका वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा, e के जगह पर e रहने दो, इंटीग्रेशन ds के जगह पर 2 पाई RL लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा 2 पाई RL, q इनसाइड के जगह पर कितना, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, जो किसके बराबर में हो जाएगा, 0 के बराबर में हो जाएगा। इसका मतलब e इंटू 2 पाई RL जो हुआ वो किसके बराबर में हुआ, इसका मतलब e इक्वल टू जो हुआ ये 0/2 पाई RL के बराबर में होगा। इसका मतलब जो e इनसाइड का हम लोग बात कर रहे हैं, e इनसाइड का बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रहने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, चार्ज होना चाहिए, है ना। चार्ज है सरफेस पर तो सरफेस पर से ही बाहर चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाता है, बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ चला जाएगा, अंदर कोई लाइन आएगा क्या, फ्लक्स अंदर में 0 होगा और फ्लक्स इनसाइड 0 है। इसका मतलब जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर में कितनी होगी, 0 होगी। अंदर की कहानी समझ में आ गई, अंदर में कोई तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब देखो कि अगर हम लोग बात करें एट द सरफेस, अगर हम लोग बात करें कहाँ पर, एट द सरफेस, सरफेस पर बात करें, तो फिर से कहानी को आप रिपीट करिए कि सरफेस पर जब आप बात करिएगा तो ये कहानी आप देखिए कि आपकी जो कहानी है वो क्या है। तो आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का जो आपका सिलेंडर है, इस पर आपको पता है कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और इस पर जो चार्ज है वो आपको नहीं पता है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है। तो इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर पर जो चार्ज होगा वो चार्ज भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो जब चार्ज आपको नहीं पता है भाई, तो आपको पता क्या है, ये पता है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, ये पता है। तो इसके बारे में केवल आपको इतना पता है बात कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस है कितना, कैपिटल R, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, जो इस पर चार्ज है इसके सरफेस पर, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। अब देखो कि अब हमको इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। केस 2 में जो हमको बात लेना है वो इसके सरफेस पर। तो जब सरफेस पर आ जाएंगे तो पॉइंट P इस सिलेंडर के सरफेस पर आ जाएगा,
और इसी पॉइंट से हमको गसियन सरफेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए कि जो हमारा केस 2 है, ये केस 2 क्या कह रहा है, एट द सरफेस, एट द सरफेस। अब जब आप सरफेस पर आइएगा तो ये बात देखिए, तो यहां से थोड़ा थोड़ा आर को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, और जब आप सरफेस पर आ जाइएगा तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब जब सरफेस पर आ जाएंगे भाई, तो सरफेस पर जब आ जाएंगे तो ये अपना पॉइंट पी रहेगा, और ये पॉइंट पी से जो है, सो ये पॉइंट पी है जो इससे कितना डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर है, और इसी डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और हम देख पा रहे हैं क्या कि सरफेस पर जो है, सो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है ना। ये डिस्टेंस हम लोग स्मॉल आर मानते थे, तो इसको स्मॉल आर ही मानेंगे अभी भी, ठीक ना। अब देखो, अब सबसे पहला काम क्या, गसियन सरफेस का सिलेक्शन। तो अब फिर से क्या करो, तुम गसियन सरफेस सेलेक्ट करो। अब गसियन सरफेस के बारे में तुम्हारे पास क्या बातें हैं, क्लोज होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो एक गसियन सरफेस हम बना रहे हैं, फिर भी सिलिंड्रिकल ही है चीजें, तो सिलिंड्रिकल है तो गसियन सरफेस भी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल ही होगा। गसियन सरफेस भी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल ही होगा। अब आप ये बताइए कि ये जो आपका सिलेंडर है, जो गसियन सरफेस वाला जो आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्लोज है, सिमेट्रिक है, पॉइंट पी से पास भी कर रहा है। अब देखो लेकिन चार्ज की बात है, दीवार अब अपने ऊपर में आ गया है, जो इसका सरफेस था और जो गसियन सरफेस था वो एक ही सरफेस है, तो चार्ज पूरा अंदर में है ना। हम और तुम जैसे ही एक सरफेस पर आए, तो जो तुम्हारा है वो मेरा भी तो है, समझ में आ रहा है ना बात। तो सारे चार्ज अब अंदर में है। अब देखिए कि गसियन सरफेस हमने सेलेक्ट किया है, इस गसियन सरफेस का फिर से 3 रीजन, एक ऊपर वाला ढक्कन पहला, नीचे वाला ढक्कन दूसरा, और एक ये कर्व सरफेस कौन सा, तीसरा। फिर से आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर आएगा, और एरिया वेक्टर यहां से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, थीटा कितना। यहां पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जाएगा, बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर किधर आएगा, थीटा बराबर कितना। यहां पर देखिए कि एरिया वेक्टर किधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। हमने किया क्या है, फिर से एक गसियन सरफेस माना है। इस गसियन सरफेस का लेंथ इस बार भी उतना ही माना है मैंने, कितना, L, ठीक ना। क्या किए हैं, तो एक गसियन सरफेस माने हैं, लेट अ गसियन सरफेस, लेट अ गसियन सरफेस विच इज सिलिंड्रिकल। कैसा है, सिलिंड्रिकल है, विच इज सिलिंड्रिकल, ये कैसा है, सिलिंड्रिकल है। हैविंग लेंथ कितना, हैविंग लेंथ L, एंड रेडियस इसका कितना, एंड रेडियस इसका कितना, रेडियस कैपिटल R के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर में है, स्मॉल r और कैपिटल R यहाँ दोनों बराबर चल रहा है। अब देखो, अगर फर्स्ट सरफेस के कारण फिर से फ्लक्स निकालोगे, अब जब भी लिखूंगा φ1 तो समझ जाओगे पहले सरफेस के कारण फ्लक्स की बात हो रही है, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है। ऐसे अब मैं इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना, कि लेट द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस इज φ1, अब सीधे लिखूंगा φ1 इक्वल टू, तो φ1 का मतलब समझ जाना है कि पहले सरफेस के कारण फ्लक्स की बात हो रही है। अब देखिए कि अगर आप लिखिएगा क्या φ1, तो φ1 बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। पहले सरफेस के कारण थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, तो 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के φ1 पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0। अगर बात करिए आप φ2 का, तो जब बात करिएगा φ2 का, तो φ2 भी कितना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये भी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा पूरा टर्म जीरो। अगर आप बात करिएगा तीसरे फ्लक्स का फाई थ्री का, तो फाई थ्री का जब बात करिएगा तो फाई थ्री में भी आप लिखिएगा वही चीज, इंटीग्रेशन कितना, ई डॉट डी एस। अब जब ई डॉट डी एस लिखोगे तो फिर से ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस। लेकिन ध्यान देना तीसरे सरफेस के लिए थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो इक्वल टू कितना होता है, 1। इसका मतलब जो आपका फाई थ्री बचेगा वो कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। फाई वन फाई टू फाई थ्री निकल गया। टोटल फ्लक्स का बात करना है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका टोटल फ्लक्स है फाई इक्वल टू तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, फाई वन जीरो, फाई टू भी जीरो, फाई थ्री कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस। कोई दिक्कत है इसमें? मतलब टोटल फ्लक्स जो फाई इक्वल टू आया वो आया कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। अब गॉस लॉ क्या कहता है, अब गॉस लॉ कहता है क्या, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है क्या कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो इक्वल टू कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। अब फिर देखो दोनों का एलएचएस क्या, बराबर, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस है वो कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखिए आप कि गसियन सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से इक्विडिस्टेंस है, क्योंकि सिलिंड्रिकल है। तो सिलिंड्रिकल है इसका मतलब फिर हर जगह पर क्या होगा, ई कांस्टेंट होगा। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक जैसा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा भाई, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया। अब मैं सीधे लिख दे रहा हूँ क्या, कि ई इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट ऑफ गसियन सरफेस। कारण आप जानते हैं क्यों, कि इक्विडिस्टेंट है। हर जगह एक ही कारण, सिमेट्रिक लिए हैं किस लिए, इक्विडिस्टेंट होने के लिए। अगर मान लो सिमेट्रिक नहीं रहता, सिमेट्रिक नहीं रहता तो सिमेट्रिक नहीं रहता, मान लो इसको दबा दिए या खींच लिए, खींच लिए सिलेंडर को और ज्यादा, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम और यहाँ पर डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता, चेंज होता, तो कांस्टेंट नहीं होता। तो सिमेट्रिक लेने का मकसद ही होता है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए और हम उसको बाहर निकाल लें। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर भी जो है सो अपनी बात क्या आई है कि ई जो है, ई इज कांस्टेंट है, कहाँ पे, कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट ऑन गसियन सरफेस, एट ऑल द पॉइंट ऑन कहाँ पे, गसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो है सो ई का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ई का वैल्यू कांस्टेंट है भाई, तो इंटीग्रेशन में ई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा कितना, ई टाइम्स इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। बचेगा कि नहीं? अब देखो इसमें फिर से हमको इंटीग्रेशन डी एस और क्यू इनसाइड निकालना है। अब देखिए कि यहाँ से कि गसियन सरफेस का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप यहाँ से देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो है ये तो आप बहुत आसानी से कह दीजिएगा अब कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, किसका, ऑफ गसियन सरफेस का, ऑफ गसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर में होगा। गसियन सरफेस कैसा है भाई, तो गसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल, और उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो रेडियस है इसका कितना, कैपिटल आर, और लेंथ है कितना इसका, एल, तो 2 पाई आर एल लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। तो इसका जब कर्व सरफेस एरिया लिखोगे इंटीग्रेशन डी एस, तो ये कितना आएगा, 2 पाई कैपिटल आर और एल। अब देखो इस बार क्यू इनसाइड 0 नहीं है, तो कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहता है भाई साहब क्या, कि जो तुम्हारा सिग्मा होगा ये होगा क्यू इनसाइड बाय क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो क्यू इनसाइड बाय क्या लिखोगे, एरिया लिखोगे। अब ध्यान देना
ध्यान देना कि गसियन सरफेस पे जितना चार्ज है गसियन सरफेस के अंदर में वो तो यही चार्ज है। तो गसियन सरफेस का एरिया के अंदर में कितना चार्ज होगा, जो भी चार्ज है इसके अंदर वही होगा क्यू इनसाइड। तो अगर हम यहाँ पर लिख दिए हैं ये चीज कि जो सिग्मा होगा आपका वो क्यू इनसाइड बाई एरिया होगा, तो कोई गलती किए हैं क्या? अब देखिए कि सिग्मा इक्वल टू क्यू इनसाइड अब बाई एरिया, तो वही कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया कितना भाई, 2πr l। 2πr l के अंदर में जो चार्ज है वही तो हमारा क्यू इनसाइड है, तो क्यू इनसाइड बाई 2πr l लिखेंगे और यहां से निकल के आएगा क्यू इनसाइड का वैल्यू, जो क्यू इनसाइड का वैल्यू होगा कितना, सिग्मा, और इसको इधर लेके आओगे 2πr l के बराबर। अब क्या करो, इंटीग्रेशन ds और सिग्मा क्यू इनसाइड का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में क्या करो, पुट कर दो। ठीक है, क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं वैल्यू, तो पुट करिए। जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ds एंड क्यू इनसाइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। देखो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 कह रहा है कि ई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ds जो है वो इक्वल टू है किसके बराबर में, क्यू इनसाइड के बराबर में, और नीचे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। ये तो इक्वेशन 1 है। इंटीग्रेशन ds आपने कितना निकाला है, e इंटू 2πr l कर्व सरफेस एरिया, और क्यू इनसाइड कितना निकाला है, सिग्मा इंटू 2πr l। देखिए क्यू इनसाइड का वैल्यू नीचे देखिए सिग्मा इंटू 2πr l, और इंटीग्रेशन ऑफ ds ऊपर देखिए कितना, सिग्मा इंटू 2πr l। अब देखो कि भाई नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। हमको ये बात बताओ कि 2πr l से 2πr l सीधा जाएगा क्या, ए इक्वल टू कितना बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ पर, ये कहाँ पर, एट सरफेस हम लोग बात कर रहे थे। सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब सबसे आखिरी केस क्या, कि सरफेस के बाहर हम लोगों को बात करना है। तीसरा केस 1 सेकंड में देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि तीसरा केस जो है अपना, वो तीसरा केस क्या है भाई, तो केस 3 है क्या, केस 3 है क्या, आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के इस बार हम लोग कहाँ चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं। देखिए सरफेस के बाहर क्या होने वाला है, तो सरफेस के बाहर क्या होने वाला है, ये देखिए कि ये था आपका इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर, ये था आपका इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर, और इस इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर में हम लोगों को बात करना है कहाँ, बाहर। इस इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर के बारे में आपको केवल इतना पता है कि इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इसका लेंथ जो है वो कितना है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये है इसका एक्सिस जो इस R पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इतना बात आपको जो है सो इसके बारे में पता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। अब इस बार जो हमको पॉइंट P लेना है, वो पॉइंट P के लिए क्या लेना है, इस सिलेंडर से बाहर लेना है हमको पॉइंट P। अब देखो कि जब इसको हमको बाहर लेना है, तो बाहर लेना है तो इस बार जो पॉइंट P होगा अपना, वो इधर कहीं पर होगा R डिस्टेंस पर। इस बार ध्यान देना कि स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या है भाई कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बाहर लिए तो सबसे पहला काम क्या, गसियन सरफेस का चुनाव करना। तो सिलेंडर के सिमेट्रिक तो सिलेंडर होगा ही, तो याद हो गया होगा अभी तक। अब सिलेंडर के सिमेट्रिक जब सिलेंडर होगा तो देखो अपना गसियन सरफेस कैसा रहेगा, जो P पॉइंट से होकर के पास करे, जो P पॉइंट से होकर के क्या करे, पास करे। अब P पॉइंट से होकर के पास करने वाला जो गसियन सरफेस है आपका, वो गसियन सरफेस कुछ इस तरह का होगा कि नहीं होगा, वो गसियन सरफेस कुछ इस तरह का होगा कि नहीं होगा, बताइए। मान लीजिए इसका लेंथ भी कितना, L। तो क्या किए, ये क्या, एक गसियन सरफेस माने, है ना, क्या किए कि लेट अ सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस, एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस माने, सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस। कितना रेडियस भाई, ऑफ रेडियस कितना, ऑफ रेडियस स्मॉल r, एंड लेंथ इसका कितना है, एंड लेंथ कितना है इसका, L। देख लो जरा सा, देख लो जरा सा।
कि यहाँ एरिया वेक्टर का अगर बात करोगे कहाँ परपेंडिकुलर, बाहर, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, थीटा बराबर कितना, यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर, बाहर, थीटा बराबर कितना। सरफेस पर कहीं पर देखो कि डीएस का अगर बात करोगे परपेंडिकुलर बाहर, और एरिया भी किधर परपेंडिकुलर बाहर, थीटा बराबर कितना। कोई दिक्कत है इसमें? यही काम तो तब से करते आए हैं। अब देखिए, अगर φ1 लिखेंगे तो φ1 बराबर आप सीधे 0 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, थीटा 90 डिग्री है, φ1 0। अगर φ2 लिखेंगे तो आप सीधे 0 मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इस सरफेस को बोलिए पहला सरफेस, इसको बोलिए दूसरा सरफेस, इसको बोलिए तीसरा सरफेस। और अगर हम φ3 लिखें भाई, तो φ3 लिखें तो इसको तुम सीधे इंटीग्रेशन ईडीएस मानोगे कि नहीं मानोगे, इसको सीधे इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस मानोगे कि नहीं मानोगे, मानोगे। अगर बात करें टोटल फ्लक्स का, अगर बात करें टोटल फ्लक्स का, तो टोटल फ्लक्स φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 लिखोगे, और ये φ1 0 φ2 0 φ3 इंटीग्रेशन ईडीएस आएगा कि नहीं आएगा। टोटल फ्लक्स कितना निकल के आया, φ बराबर इंटीग्रेशन ईडीएस। अब आ जाओ, इसमें हम लोग लगाते हैं क्या, गॉस थ्योरम, है ना। अब इसमें हम लोग लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो भाई गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, तो गॉस थ्योरम ये कह रहा है हम लोगों को क्या, कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। इतना बात समझ में आ रहा है। फाई कितना निकाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड और बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों कि फिर सब जगह इक्विडिस्टेंट है। ई कांस्टेंट होगा, बाहर निकलेगा, ई इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसी को मानो क्या, इक्वेशन 1। अब देखो हमको इंटीग्रेशन डीएस चाहिए, इंटीग्रेशन डीएस चाहिए, तो फिर से जो इंटीग्रेशन डीएस होगा ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गसियन सरफेस, होगा कि नहीं, ऑफ गसियन सरफेस। अब देखो कि इस बार तुम्हारे गसियन सरफेस का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, तो 2πr, और लेंथ कितना है, l होगा। अब देखिए एक चीज और, फिर से देखिए आप सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है। अब देखिए कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका क्या कह रहा है कि सिग्मा इक्वल टू जो होंगे वो होंगे क्या, क्यू इनसाइड बाई एरिया। अब एरिया कौन सा, यहां ध्यान देने वाली बात है कि चार्ज जिस एरिया पर है वो तो तुम्हारा सिलेंडर है, सिलेंडर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन चार्ज बढ़ नहीं रहा है। तो इस बार जो सरफेस एरिया लेना होगा वो सिलेंडर का लेना होगा। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया भाई कितना हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू इनसाइड, और नीचे में देखिए 2π इसका रेडियस है r, और इसका लेंथ कितना, l। इतना बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से कि अगर क्यू इनसाइड का बात करें, अगर क्यू इनसाइड का बात करें तो सिग्मा टाइम्स 2π कैपिटल RL आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इंटीग्रेशन डीएस का और क्यू इनसाइड का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, है ना। तो जैसे ही रखेंगे, जैसे ही रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ क्या, इंटीग्रेशन डीएस एंड क्यू इनसाइड, एंड क्यू इनसाइड इन इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में आप रखिएगा तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, ई टाइम्स इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये तो है इक्वेशन 1। देखो इंटीग्रेशन डीएस कितना आया है, ए इंटू 2π स्मॉल आर और एल, क्यू इनसाइड कितना आया है, सिग्मा इंटू 2π कैपिटल आर और एल, और नीचे कितना, एप्सिलॉन नॉट। पीछे देखे हुए हो, ये स्मॉल आर और वो कैपिटल आर, इसको लेके उधर चलो। तो E इक्वल टू कितना आएगा, E इक्वल टू आएगा सिग्मा इंटू 2π कैपिटल आर एल, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, और ये मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में 2πr एल, एल से एल कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। E इक्वल टू जो बचेगा वो बचेगा सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन स्मॉल आर। ध्यान से देखो, सिग्मा कांस्टेंट,
सिलेंडर के लिए रेडियस भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अब हमको तीन चीज निकल के आया है, 2 मिनट टाइम देना। हम लोग निकाले क्या है, एक तो निकाले हैं ई इनसाइड बराबर कितना, 0, सरफेस के अंदर में कितना, 0 निकाले हैं, पहला केस। दूसरा केस ये कह रहा है कि ई एट सरफेस जो निकाले हैं ये कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ई आउटसाइड जो निकाले हैं, ई आउटसाइड जो निकाले हैं वो निकाले हैं सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट और टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए अंदर तो 0 है, इसका कोई बात ही नहीं है। इस दोनों में कौन बड़ा है इसको हमको देखना है। तो जब आप आउटसाइड द सरफेस आ गए हैं, जब आप आउटसाइड द सरफेस आ गए हैं तो स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर क्या है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि जब स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर छोटा है भाई, तो छोटे नंबर में जब बड़े नंबर से भाग दोगे तो नंबर जो मिलेगा वो 1 से कम होगा। और 1 से कम किसी नंबर से जब किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसका मतलब इस दोनों में ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो जो बड़ा है ये तो 0 ही है, इसका कोई बात ही नहीं। इस दोनों में ये बड़ा है, इसका मतलब सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर कोई आदमी आपको कहे, अगर कोई आदमी आपको क्या कहे कि ग्राफ का, किस चीज में, इलेक्ट्रिक फील्ड का और वर्सेस आर का, ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये लेना है आर और इस पर क्या ले लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लीजिए, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस, ये है आपका आर का एक्सिस। इस पर जो आपका सिलेंडर था वो सिलेंडर मान लीजिए क्या, वो सिलेंडर मान लीजिए क्या कि ये सिलेंडर जो है आपका ये कुछ ऐसा सिलेंडर है। जो आपका चार्ज सिलेंडर था वो सिलेंडर आपका कुछ ऐसा। तो जब ये सिलेंडर होगा भाई, जब ये वाला तुम्हारा सिलेंडर था तो इस सिलेंडर का रेडियस कितना था, कैपिटल आर। इसका मतलब जो यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर से जब हम पीछे रहेंगे तो रेडियस कितना रहेगा, कुछ भी रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, अंदर 0। आर के अंदर रहेंगे तो सिलेंडर के अंदर रहेंगे, और सिलेंडर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब ग्राफ खाली एक्स एक्सिस रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं। जैसे ही सरफेस पर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है, ई मैक्सिमम है और वो कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जैसे ही बाहर जाएंगे तो सरफेस के बाहर चले गए, सरफेस के बाहर जैसे ही जाएंगे तो सरफेस के बाहर में जो है, आउटसाइड में जो है वो ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ई का वैल्यू घटता जाएगा, और इन्फानाइट पे कितना लगेगा कि हो गया कितना, यहाँ पर ई बराबर 0 है और यहाँ पर ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। यही हो जाएगा क्या, ई वर्सेस आर का ग्राफ। समझ में आया, गॉस लॉ समझ में आया। घर पे जाइएगा अच्छे से लिखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। 4 सिलेंडर का केस बताए थे जिसमें अभी इंसुलेटिंग सॉलिड सिलेंडर बाकी है। 3 तो एक ही में काम चल गया, सब में चार्ज सरफेस पर, चौथा में चार्ज अंदर भी है, उसके लिए अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा, ऐसे ही कहानी है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, लेकिन पढ़ के आइएगा तब। ठीक है, चलिए काफ़ी आज के लिए।